Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will do discuss on 20 questions of English literature with practice set 46. Please video को like और share करें. Do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question of today's video. Who wrote in his book Sign of the Times? It is the age of machinery in every outward and inward sense of that word. Thomas Carlyle. तो किसने अपनी बुक साइन ऑफ द टाइम्स में ये लिखा है कि इट इज द एज ऑफ मैसनरी? दैट इज थॉमस कार्लाइल। तो याद रखेंगे थॉमस कार्लाइल की बुक है साइन ऑफ द टाइम्स और इसी बुक में इन्होंने लिखा है इट इज द एज ऑफ मशीनरी। सेकेंड क्वेश्चन, हु एक्सप्रेस्ड एप्टली द सेंस ऑफ विक्टोरियन प्रेडिकेमेंट इन द फॉलोइंग लाइंस? बिटवीन टू वर्ल्ड्स, वन हैड, द अदर पावरलेस टू बी बॉर्न, सॉरी वन डेड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि who expressed aptly the sense of Victorian predicament? विक्टोरियन प्रेडिकेमेंट के जो सेंस है उसको किसने बहुत अच्छे से इन लाइंस में क्या किया, प्रेजेंट किया है। लाइंस क्या है? बिटवीन टू वर्ल्ड्स वन डेड। तो बिटवीन टू वर्ल्ड्स वन क्या है, डेड है, और दूसरा पावरलेस है। ये मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है और इन्होंने अपनी वर्क से जो वर्क है इनका, इसमें ये सेंटेंस इन्होंने लिखा है और किसके बारे में लिखा है? विक्टोरियन प्रेडिकेमेंट के बारे में लिखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, who has severely criticized the social and industrial condition of the Victorian age in his past and present? Thomas Carlyle. Question is here कि किसने अपने वर्क पास्ट एंड प्रेजेंट में विक्टोरियन एज के जो इंडस्ट्रियल और सोशल कंडीशंस थे उसको बहुत रॉन्ग वे में क्रिटिसाइज किया। रॉन्ग वे ये नहीं कहेंगे, उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, सेवरली क्रिटिसाइज किया है। विक्टोरियन टाइम पीरियड में जितना जो सोशल कंडीशन था उस समय की जो इंडस्ट्रियल कंडीशन थी, क्योंकि विक्टोरियन पीरियड में जो इंग्लैंड था वो इंडस्ट्रियलिज्म की तरफ बढ़ रहा था और इस बात से बहुत से विक्टोरियन ऑथर्स जो थे वो खुश नहीं थे। तो उसी में से थॉमस कार्लाइल भी एक थे जिन्होंने अपने पास्ट एंड प्रेजेंट में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑथर ऑफ सिविल who most assiduously cultivated the social novel is Benjamin Disraeli. तो याद रखेंगे जो ऑथर हैं सिविल के वो है बेंजामिन डिजरेली और एक सोशल नॉवेल कल्टीवेट करते हैं, लिखा करते हैं ज्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आई एम नॉट डिनाइंग द वुमेन आर फुलिश, गॉड ऑलमाइटी मेड देम टू मैच men. Who has been quoted here? जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट कहती हैं कि आई एम नॉट डिनाइंग, मैं इस बात को लेकर डिनाई नहीं करती कि जो वुमेन हैं वो फुलिश हैं और गॉड ने इसलिए मैन को बनाया ताकि वो उनके साथ मैच करे। तो ये कोटेशन किसके वर्क से लिया गया है? दैट इज फ्रॉम जॉर्ज इलियट्स वर्क। क्वेश्चन नंबर 6, द फेमस ऑथर ऑफ द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे हु वाज सेंटेंस्ड टू 2 years jail on charges of homosexual practice is ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड को लेकर क्वेश्चन किया गया है। इनका वर्क है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ये इनका फेमस वर्क है और इसके लिए इनको होमोसेक्सुअल प्रैक्टिस के लिए इनको 2 साल की जेल हुई थी। तो ये चीज याद रखेंगे, 2 साल की जेल हुई थी इनको होमोसेक्सुअल प्रैक्टिस के लिए। और ये ऑथर हैं किसके? द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे जो है इनका बहुत ही फेमस वर्क है। Question number 7. The leader of the Decadent movement, he joined hands with Henry Highland in bringing out a periodical, The Yellow Book. Identify him or a Beardsley. डिकेडेंट मूवमेंट के लीडर के बारे में पूछा जा रहा है कि जिन्होंने हेनरी हाईलैंड को ज्वाइन किया और हेनरी हाईलैंड के साथ मिलकर ये एक पीरियोडिकल लॉन्च करते हैं, उसका नाम है द येलो बुक। तो वो कौन है? ऑरे बियर्सले। याद रखेंगे ऑरे बियर्सले जो है डिकेडेंट मूवमेंट के लीडर हैं और साथ ही हेनरी हाईलैंड के साथ मिलकर एक पीरियोडिकल स्टार्ट करते हैं, दैट इज द येलो बुक। क्वेश्चन नंबर 8, द पोएट हु रोट बैरेक रूम बैलेट्स एंड द सेवन सीज इज
रुडयार्ड किपलिंग। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसने लिखा है बैरक रूम बैलेट्स और द सेवन सीज करके। तो रुडयार्ड किपलिंग है, याद रखेंगे रुडयार्ड किपलिंग, बैरक रूम बैलेट्स द सेवन सीज वर्क के। क्वेश्चन नंबर 9, अल्फ्रेड टेनिसन रोट इन मेमोरियम एट द डेथ ऑफ ऑर्थर हेनरी हॉलम। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है टेनिसन से कि इन्होंने किसके याद में इन मेमोरियम वर्क लिखा है, किसकी डेथ पर इन्होंने इन मेमोरियम वर्क लिखा है। इन मेमोरियम इज अ काइंड ऑफ एलिजी। तो इन्होंने लिखा है ऑर्थर हेनरी हॉलम, इनके फ्रेंड होते हैं और इन्हीं के डेथ पर ये लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रिंसेस 1847 इज रिटेन इन अ मॉक हीरोइक स्टाइल। तो याद रखेंगे द प्रिंसेस वर्क ये भी टेनिसन का है और 1847 में ये लिखते हैं, किस स्टाइल में लिखते हैं, मॉक हीरोइक स्टाइल में। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम विच पोएम ऑफ टेनिसन द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन। Three lives more faith. There lives more faith in honest doubt, believe me, than in half the creed. तो ये जो कोटेशन है, स्टेटमेंट लाइन है, टेनिसन के किस पोएम से लिया गया है, तो दैट इज फ्रॉम इन मेमोरियम। और याद है ना कि इन मेमोरियम इन्होंने किसके डेथ पर लिखा है, तो अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हॉलम के डेथ पर लिखा है। इन मेमोरियम वॉज पब्लिश्ड इन 1850। इन मेमोरियम जो इनका पोएम है टेनिसन का, ये पब्लिश होता है 1850 में। 1815 में इंग्लिश लिटरेचर में एक और घटना होती है, तो उसे याद रखेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ का डेथ होता है। तो उसी से कनेक्ट कर लेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ का डेथ जिस ईयर में हुआ था, उसी ईयर में इन मेमोरियम जो वर्क है टेनिसन का, वो पब्लिश्ड होता है। इन मेमोरियम को लेकर एक और बात कही जाती है कि क्वीन विक्टोरिया इस पोएम को पढ़कर बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुई थी। तो याद रखेंगे इन मेमोरियम किसका वर्क है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, और उसी में से ये कोटेशन लिया गया है और ये वर्क पब्लिश्ड होता है 1850 में। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी पोएम्स आर देयर इन द एडिस ऑफ द किंग। 12। द एडिस ऑफ द किंग टेनिसन का वर्क है और इसमें टोटल कितने पोएम है, तो दैट इज 12। द लास्ट पोएम रिटन बाय टेनिसन इन एंटिसिपेशन ऑफ हिज डेथ इज द ड्रीमर। टेनिसन द्वारा लिखा गया लास्ट पोएम कौन सा है, तो वो द ड्रीमर है। द ड्रीमर पोएम इन्होंने लिखा है अपने डेथ के एंटिसिपेशन को लेकर। Question number 15. Identify the poet about whom it can be said that he is the greatest poet among English critics. And the greatest critic among English poets. Which poem of Arnold contains these lines? तो मैथ्यू अर्नोल्ड के किस पोएम से ये लाइंस लिए गए? Hath neither joy nor love nor light, nor certitude nor peace nor help for pain. तो ये जो लाइन लिया गया है मैथ्यू अर्नोल्ड के पोएम डॉवर बीच से। डॉवर बीच बहुत ही अच्छी पोएम है, इनकी फेमस पोएम है और इस पोएम में ये इनका पेसिमिज्म को प्रेजेंट किया गया है। एक्चुअली इस पोएम के थ्रू हम अर्नोल्ड के पेसिमिज्म को देख सकते हैं। तो ये लाइंस जो हैं वो डॉवर बीच से लिए गए मैथ्यू अर्नोल्ड के पोएम से। क्वेश्चन नंबर 17, हु सेड अबाउट टेनिसन दैट ही इज decidedly the greatest poet of our living poets? किसने टेनिसन के बारे में ये बात कही गई है कि ये जो हैं आवर लिविंग पोएट्स में ग्रेटेस्ट पोएट हैं? मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये रिमार्क किया है टेनिसन को। क्वेश्चन नंबर 18, हु प्रोपेगेटेड द आइडिया ऑफ हाई सीरियसनेस एंड ग्रैंड स्टाइल इन पोएट्री? तो पोएट्री में किसने हाई सीरियसनेस और ग्रैंड स्टाइल को रिप्रेजेंट किया है, इंट्रोड्यूस किया है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने। तो इट्स मीन दैट कि हाई सीरियसनेस एंड ग्रैंड स्टाइल ये जो टर्म है इसको ओरिजिनेट किया है, सॉरी इन्वेंट किया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। और ग्रैंड स्टाइल इन्होंने किसके लिए यूज किया है? जॉन मिल्टन के लिए किया है। और हाई सीरियसनेस भी आप देखेंगे इन्होंने कई पोएट के लिए यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 19, हु एडवोकेटेड डिसइंटरेस्टेडनेस
इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, मैथ्यू अर्नोल्ड। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में किसने डिसइंटरेस्टेडनेस को एडवोकेट किया है? दैट इज मैथ्यू अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 20, which one of the following poems is the most difficult and obscure, written by Robert Browning? सॉर्डेलो। तो क्वेश्चन इज हियर दैट कि वो कौन सा पोएम है रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी है और ज्यादा ऑब्सक्यूर भी है? तो दैट इज सॉर्डेलो। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।